उनका काम है कि कुछ ना कुछ रोचक निकालना, और हमारा काम है कि उनको बोर करते रहना, कि जो सेटल्ड लाइन है उनको वो दी जाए। खैर, ये तो एक हंसी या विनोद की बात हो गई, लेकिन मीडिया कम्युनिकेशन में आज बहुत बड़ी ताकत भी है। लिटरेसी बढ़ रही है, टेलीविजन की रीच बढ़ रही है, इंटरनेट मीडिया की रीच बढ़ रही है। और भारत में यह नहीं हुआ कि इंटरनेट मीडिया बढ़ने से प्रिंट मीडिया कहीं कम हो गया हो। नेशनल मीडिया है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस का मीडिया है, और एक मल्टीपल कैरेक्टर है। और इसकी सुविधा देखिए, आज टेक्नोलॉजी ने जो सुविधा दी है, मैं अगर सच में आपको बतलाऊं तो जिसका अनुराग जी बहुत लंबा जिक्र कर रहे थे, मैं लिखता नहीं हूं, मैं डिक्टेशन देता हूं, और मुझे कोई भी लेख लिखने के लिए कोई 15 मिनट की डिक्टेशन चाहिए होती है, 5-7 मिनट उसको ठीक करना, करेक्ट करना, उसके बाद उसको नेट पे डाल दिया जाता है, फेसबुक पे डाल दिया जाता है, पार्टी कार्यालय चला जाता है, और फिर शाम तक वो अपने आप घूमता है। अब इसमें आप प्रयास देखिए कितना सीमित है, समय का उपयोग कितना सीमित हुआ, और उसका फैलाव कितना ज्यादा हुआ। अब ये करने के लिए आपको पार्टी में 4 लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी। पार्टी का लाइन क्या है, कोई एक व्यक्ति नहीं तय करता, वो मिलकर सामूहिक रूप से हम तय करते हैं। हर विषय के जो विशेषज्ञ हैं, आपको उनके साथ बैठने का अभ्यास डालना पड़ेगा। उन विशेषज्ञों के साथ आपको टेलीफोनिक संपर्क रखना पड़ेगा कि कई बार घटना हो रही है, आप इस पे रिएक्शन दीजिए, 3-4 लोगों को साउंड करिए। राजनीतिक शिक्षण जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो पूरा अब्सॉर्ब करने के बाद, एक दूसरे से चर्चा करने के बाद आप पार्टी की लाइन लीजिए, वो फिर बीसीओ कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब लेंगे। अब इसके कुछ नियम भी हैं, हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। शब्दावली का नियंत्रण क्या करना है, एक्सप्रेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है। कभी भी, और इसको याद कर लीजिए, कभी भी ऐसी शब्दावली का प्रयोग ना कीजिए जिसकी स्वीकृति नहीं है। जहां तक संभव हो, व्यक्तिगत आक्षेप लगाइए मत किसी पर, ना विरोधी पर, ना साथी पर, ना पत्रकार पर। संसद में मेरा अनुभव यह है कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन पहले 5 मिनट में ही आप झगड़े की बात शुरू कर देते हो, तो दूसरे लोग फिर डिस्टर्ब करते हैं, फिर भाषण आधा उधा चलता रहता है। लेकिन भाषा ऐसी सुविधा देती है कि आप व्यंग में कह सकते हो, आप विनोद से, हंसी से कह सकते हो, आप विषय के ऊपर आक्रमण कर सकते हो। व्यक्तियों को जब घसीटोगे तो फिर आपस में तनाव पैदा होगा। इसलिए अपने लेखन में भी, अपने वक्तव्य में भी, जहां तक संभव, कोई बहुत विषय ऐसा है कि व्यक्ति घसीटता है तो वो दूसरी बात है। स्पीक ऑन इश्यूज, नॉट ऑन पर्सन्स।
शब्दावली ऐसे जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं टर्न ऑफ फ्रेजेस। वाक्य को इस प्रकार से घुमाइए कि पढ़ने वाले को एक वाक्य से समझ आए। चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे टेलीविजन मीडिया है, चाहे इंटरनेट मीडिया है, लंबे प्रवचनों का अब स्थान नहीं रहा। आप कई बार एक वाक्य में पूरा विचार दे सकते हैं। द पावर ऑफ वन लाइनर्स। और इसलिए जितना लंबा आप बोलेंगे तो टेलीविजन पर आपका वक्तव्य आएगा तो कोई जो व्यूअर है उसके हाथ में रिमोट होता है, जैसे ही आप अपने छठे वाक्य पे पहुंचे तो वो अगले चैनल पे चला जाएगा। लेकिन आपने एक या दो वाक्यों में अपनी बात कही और प्रभावी तरीके से कही, और आज हम इस डिनायल में नहीं रह सकते कि मुझे इस मीडिया का शौक नहीं है, मुझे इस मीडिया का शौक नहीं है। ये मीडिया रियलिटी है, वास्तविकता है। न्यूज़पेपर्स रियलिटी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रियलिटी है, इंटरनेट मीडिया रियलिटी है, सोशल मीडिया रियलिटी है। अब सोशल मीडिया की एक बहुत तकलीफ है, ये एक नई दुनिया है। इट्स अ यूनिक यूनिवर्स। और इस दुनिया में ताकत भी है और अराजकता भी है। ये एनार्किक भी हो सकता है लेकिन पावरफुल है। ये अनकंट्रोलेबल है, ये अनगवर्नड है। इस पे लाखों करोड़ों लोग घुस रहे हैं और हर आदमी अपने स्थान का प्रयास कर रहा है। बहुत भीड़ है उस पे, लेकिन जो प्रभाव छोड़ सकता है उसके लिए स्थान है, स्पेस है। इसलिए केवल सोशल मीडिया पे मैं चला जाऊं और टर्की, ईरान और चाइना से मैं लाइक्स खरीद लूं, इसमें नशा है। मुझे लगता है इस गणित में मत जाएं हम। सोशल मीडिया पर कई बार लोगों को लगता है जैसे मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर दूंगा इसके माध्यम से। आप उसको अपनी बात कहने का एक तंत्र माने, लेकिन उसका प्रयोग आप सब पार्टी के प्रमुख लोग हो, भाषा मेजर्ड हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर किसी पे आक्षेप करना है तो उसमें व्यंग हो सकता है, उसमें हंसी विनोद हो सकता है, उसमें आक्रामकता हो सकती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी हो कि उसको पढ़ के हर आदमी उसको रिपीट करने का प्रयास करे। आप अपना प्रभाव ऐसा बना लो कि आपके फॉलोअर्स ऐसे बन जाएं कि वो उसमें से शब्दावली उठाएं और उसको दोहराने का प्रयास करें। मुझे लगता है किसी भी प्रवक्ता के लिए ये सीरियस प्रवक्ता है, ये सेंसेशनल नहीं है, ये केवल पब्लिसिटी सीकर नहीं है। किसी भी प्रवक्ता के लिए उसकी विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। ही मस्ट हैव क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी में आप जब बोलते हो, और उसमें एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, मैं अपना कई अनुभव बताता हूं। जब 90 के दशक में मैं पार्टी का प्रवक्ता था और टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन नया नया आ रहा था, तो हम लोग भी सीख रहे थे।
तो रोज मैं पार्टी कार्यालय आता था, कोर्ट भी जाता था तब। तो किसी दिन किसी से कहा सुनी हो जाए टेलीविजन पर, तो पार्टी में जब मैं आता था तो कार्यालय में मुझे कहते कल अच्छा किया आपने सुना दी उसको। तो कोर्ट में जाता था जहां मुझे सामान्य लोग मिलते थे, उनसे कहा तुम तो सोबर आदमी हो, तुम्हें क्या हुआ, कल ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे थे। तो जो आम जनता का व्यू है, विचार है, वो इस प्रकार का अति आक्रामक रवैया पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए तो टेलीविजन आपको बुलाएगा नहीं। आप सोबर तरीके से, तर्क से अपनी बात रखिए। आपको जो ऑडियंस की सुविधा मिल रही है और जो अच्छा प्रभाव छोड़ता है, आप जो नए प्रवक्ता हम लोग बनाते हैं या प्रवक्ता बनने से पहले भी टेलीविजन स्टूडियोज में जो लोग जाते हैं, वो 2 4 5 परफॉर्मेंसेस में अपना इंपैक्ट छोड़ते हैं, तो फिर टेलीविजन वाले उनको अपने आप बुलाते हैं। किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, ये उनके हाथ में होता है। और वो भी चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो हमारे कार्यक्रम में आकर उसकी शोभा बढ़ा पाए, और इसलिए ऐसा व्यक्ति हो जिसके आने से डिबेट की क्वालिटी ऊपर हो पाए। डिबेट की क्वालिटी को किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए डिबेट के स्तर को ऊंचा करना है या उसको हल्का करना है, आपकी विश्वसनीयता उसके ऊपर निर्भर करती है। उस पे तर्क, जानकारियां, जिस विषय की आपको जानकारी नहीं है उस विषय पर पढ़िए, उस विषय पर समझिए। और बिना जानकारी के अगर आप जाएंगे तो आप पार्टी का नुकसान करके आएंगे। इसलिए पढ़ना, सीखना, लोगों से चर्चा करना, प्रशिक्षण में जाना, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना, अच्छे वाक्यों का प्रयोग करना, उसमें आपको स्वयं भी आनंद आएगा जब लोग आपके कहेंगे कि आपका वो हमने सुना या आपका पढ़ा, वो हमें बहुत तर्क अच्छा लगा। और आने वाले चुनाव में, जिसकी हम तैयारी के संदर्भ में बैठे हैं, किसी भी समय, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं मीडिया स्पेस, उस स्पेस में जो फोकस है वो फोकस लूज नहीं करना। हर राजनीतिक दौर का कोई फोकस होता है। आज का फोकस क्या है? आज का फोकस यह है कि इस देश की जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है। एक देश के अंदर सरकार विरोधी भावना फैल रही है, परिवर्तन का माहौल बन रहा है, एक चेंज की लोग उम्मीद कर रहे हैं। और उस माहौल को अगर मैं एक चुनावी शब्दावली में कहूं तो एक एंटी इनकम्बेंसी एटमॉस्फेयर इस देश में बन रहा है। यह एंटी इनकम्बेंसी एटमॉस्फेयर क्यों बन रहा है? एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? एंटी इनकम्बेंसी वो माहौल होता है जिसमें लोगों में आक्रोश होता है, गुस्सा होता है, और आक्रोश के माहौल में लोग शासन को बदलना है ये ठान लेते हैं। राजनीति का एक सिद्धांत है कि एंग्री पीपल वांट टू चेंज अ गवर्नमेंट, दे वांट टू थ्रो आउट अ गवर्नमेंट। जो लोग बहुत खुशहाल हैं, हैप्पी पीपल, आई हैव अ कंफर्ट लेवल विद द गवर्नमेंट। और आज एक आक्रोश है, और इस आक्रोश में आपके केवल राजनीतिक समर्थक और कार्यकर्ता नहीं,
आपको समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मिलते होंगे कि हम पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। कल अनुराग जी एक कार्यक्रम यहां पर कर रहे हैं जिसमें लोग जो कॉरपोरेट सेक्टर के हैं लेकिन पार्टी को चुनाव तक समय देना चाहते हैं, लोग नौकरियां छोड़ के आ रहे हैं कि अगले 6 महीने हम 7 महीने बीजेपी का काम करेंगे। इस सरकार को बदलने की इच्छा इतनी है। वी आर पासिंग थ्रू एन एंटी इनकम्बेंसी फेज, और उस एंटी इनकम्बेंसी फेज के कई चिन्ह आपको नजर आते हैं। आज आप उदाहरण देख लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री आज देश के भीतर लगता है और बाहर लगता है कि क्या उनको सीरियसली लिया जा रहा है कि नहीं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहें, मतलब वो एक सिद्धांत है कि व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग दे विल गो रॉन्ग। अब ये ऑर्डिनेंस का विषय कैसे क्या हुआ, इसके पीछे एक बुनियादी सिद्धांत है कि जो नैतिक दृष्टि से स्वीकृत नहीं हो सकता वो राजनीतिक दृष्टि से कभी स्वीकृत नहीं हो सकता। व्हाट इज मॉरली अनएक्सेप्टेबल इज पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल। और ये एक बेसिक बुनियादी चीज इस अहंकारी सरकार को समझ में नहीं आ रही थी। आप कर क्या रहे थे? 3, 4, 5 लोग ऐसे होंगे जो सजा याफ्ता हैं। कन्विक्टेड आदमी व्यक्ति लेजिस्लेटर बना रहे, सांसद बना रहे। अ कन्विक्टेड पर्सन शुड कंटिन्यू टू बी अ लॉ मेकर। इसके लिए संसद कानून बदले। यह बिल्कुल मॉरली अनएक्सेप्टेबल था। तो राजनीतिक दृष्टि से यह स्वीकृत कैसे हो सकता था? मैं उसकी विधानिकता संवैधानिकता में नहीं जाता। और 1.5 महीने से, जुलाई के अंत से यह बहस चल रही थी। तरह तरह के तर्क आते थे। मेरा पहले दिन से यह मत था कि इसको नहीं करना चाहिए। अगर 4-5 लोग बाहर बैठ जाते हैं सजा के बाद, जब तक अपील चलती है, तो वी कैन लिव विद इट। इसमें कोई आफत नहीं आने वाली, वो ठीक बात है। और उसको देखिए राजनीतिक मैनेजमेंट की दृष्टि से क्या कर रहे हैं आप संसद में कानून ले आए, संसद ने पारित नहीं किया, आप ऑर्डिनेंस ले आए। जिनको मदद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए उनको कल सजा हो गई। अब सजा हो गई, उस सजा की आलोचना करें या उसका स्वागत करें, यह मालूम नहीं। मुंह छुपाए फिर रहे हैं। यह एक परिस्थिति आपने स्वयं इसका निर्माण किया। और फिर पार्टी की तरफ से एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये स्वीकृत नहीं है। प्रधानमंत्री जी की और मंत्रिपरिषद की छवि को धो डाला। और आप इसका लंबे अरसे में अर्थ समझिए कि जो पार्टीज एक परिवार के नियंत्रण में रहती हैं और डायनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बन जाती हैं, वो इस्टैब्लिश सिस्टम्स को कभी स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस पार्टी एक इस्टैब्लिश सिस्टम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक इस्टैब्लिश सिस्टम है, संसद एक इस्टैब्लिश सिस्टम है। उसको कैसे ओवर रूल करना है, परिवार उनसे ऊपर होगा। और परिवार के किसी सदस्य ने कह दिया तो वो अब मान्य होगा। जब नैतिकता का तकाजा था 1.5 महीने तक, तब कोई नहीं कह रहा था। अब इस परिस्थिति में आप दूसरा उदाहरण दे लीजिए। सारे देश की अपेक्षा थी कि जो सीमा पे स्थिति बनी हुई है, आप अभी पाकिस्तान से बात मत कीजिए, संकेत दीजिए।
आप कहिए कि हमारे सेक्रेटरीज बात करेंगे, आप कहिए जॉइंट सेक्रेटरीज बात करेंगे, हाई कमिश्नर लेवल का डायलॉग होगा, लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न बता लिया कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट बात करेंगे। और वो बातचीत आपने की, वो केवल फोटो अपॉर्चुनिटी थी, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, उस बातचीत में से कुछ निकला नहीं। अब ये तरह तरह से परिस्थिति बनती जा रही है, और हर परिस्थिति, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे देश की सिक्योरिटी हो, हर एक परिस्थिति जो है उस एंटी इनकम्बेंसी की दिशा में ले जा रही है। और जब लोग गुस्से में होते हैं तो वो उम्मीद की तलाश करते हैं, और आज पूरा देश उस उम्मीद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। और जो मोदी जी के कार्यक्रमों में देश भर में इतनी भीड़ आ रही है, वो उस उम्मीद का एक चिन्ह बन गए हैं। He represents that hope. उन राज्यों में जहां हम अपने ताकत पर सीट नहीं जीत सकते थे, ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग अपना पैसा खर्च करके आ रहे हैं। दिल्ली के कार्यक्रम में जो भीड़ आई, मैं उस भीड़ की तुलना में सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि जो लोग खुद दिल्ली की मेट्रो के माध्यम से स्वयं वहां पहुंच गए। जो त्रिची के कार्यक्रम में एक विशाल भीड़ आई, जो रिवाड़ी के कार्यक्रम में आई, और ये उस परिवर्तन का एक संकेत मिल रहा है। ये सामान्य क्राउड्स नहीं है जो आ रहे हैं, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी क्राउड्स। डिसइल्यूजन्ड पीपल आर लुकिंग फॉर अ होप, और इसलिए हमारे ऊपर उम्मीद बहुत, लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। अब अगर यह चुनाव का फोकस है, तो आपको जो मीडिया अपॉर्चुनिटी मिलनी है, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रिंट मीडिया पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आप उस अपॉर्चुनिटी को इस फोकस के दायरे में रखिए। अगर आप विषयों का परिवर्तन कर देंगे, उस दायरे को बढ़ा देंगे, तो आप एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में चले जाएंगे, जिसका संदर्भ होगा, लेकिन आज के संदर्भ में जिसका महत्व कुछ पीछे है। तो जो मीडिया से आप डील करते हो, उनको बुल्स आई नजर आनी चाहिए। और जब आपके विरोधी किसी चर्चा में इस फोकस को बदलना चाहें, आप इस फोकस पे वापस ले आइए। वो कोशिश करेंगे फोकस बदलने की, उस फोकस को मत बदलने दीजिए। इस सरकार के फेलियर्स पे, अपने कार्यक्रमों पे, मैं तो सच में मानता हूं कि इस चुनाव के केवल दो चरित्र होने वाले हैं। पहला कि ये एक एंटी इनकम्बेंसी चुनाव होगा, और दूसरा ये लीडरशिप के ऊपर रेफरेंडम होगा, और दोनों पक्षों में हम आगे बढ़ेंगे। अब विरोधी क्या करेगा, वो इस एजेंडा को बदलने की कोशिश करेगा। अब उसको बदलने में सहयोग नहीं करना, हमने इस फोकस पे रखना है। लीडरशिप रेफरेंडम को वो डक करेंगे, उससे भागेंगे, और एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए कोई वैचारिक नारे देंगे, उनको वो सुविधा भी नहीं देनी। आपको कई बार मीडिया भी के मित्र भी, उनका भी स्वभाव है, कोई उनका एजेंडा नहीं है, लेकिन स्वभाव है वो इस एजेंडा से बाहर
आप खड़े हैं, वो पूछना चाहेगा। हर राजनीतिक व्यक्ति एक सिद्धांत को समझ ले कि किसी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि किसी ने प्रश्न पूछा है। आप बाहर निकलेंगे कमरे से, कैमरा लगा के बैठे रहेंगे, किसी ने आपको सलाह नहीं दी कि उसका जवाब देना जरूरी है। वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपके एजेंडा के अनुकूल है कि आपके एजेंडा के विरोधी है, विरोध में है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस merely because somebody has asked those questions. आपको अपने एजेंडा को ट्रैक पे रखना है, बहस को इसी फोकस पे ले जाना है, विरोधी उस बहस से बचने का कोशिश करें, यह प्रयास करना है, अपनी शब्दावली में, आचरण में शालीनता रखनी है, डिग्निटी रखनी है, विषयों को समझना है। और जितने भी केंद्र से हमारी वेबसाइट्स पे, फेसबुक्स पे जो इतना मटेरियल हम लोग डालते हैं, उसका अनुवाद भी होता है हर भाषा में, उसको प्रायः समझना है और फिर जाकर पार्टी का उसके माध्यम से प्रतिनिधित्व करना है। उसमें तो हमें लाभ मिलेगा, अन्यथा हम लोग वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमने अचीव करना है। मुझे लगता है आप पे बहुत बड़ी इस पे जिम्मेवारी है, जिसको आप पूर्ण तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे बुलाया अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।